नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं, आपका अपना साकिब सुमन है। जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति लगातार बयानों के जरिए विवाद में रहती है, ये सिलसिला थमा नहीं है। एक बार फिर से बयान सामने आए हैं और बयान दरअसल जुड़े हुए हैं बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम से। 10 तारीख को परिणाम आया, लेकिन उसके बाद भी बड़ौदा ही तमाम राजनेताओं की जुबां पर है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। बड़ौदा के मसले पर ही बयान सामने आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की, और आज आपको बताएंगे कि आखिर इस बार किस नेता ने क्या बयान दिया जिसकी वजह से ये पंचायत हमें बुलानी पड़ी। जेपी दलाल का स्टेटमेंट सामने आया है। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम से जुड़ा हुआ मसला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ मसला है। सुनिए क्या कहते हैं वो। हमारे 37,000 वोट आए थे और इस बार हमने लगभग 51,000 वोट लिए हैं। 14-15,000 वोट बढ़ाए हैं। तो हुड्डा जी को इतराने की जरूरत नहीं है। हुड्डा जी का अपना ही कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर आदमी समझता है कि आज जो है हुड्डा जी के भाग्य का फैसला शमशेर सिंह सुरजेवाला के कलम से होना है। जी, रणदीप सुरजेवाला ये कहना चाहते थे, जुबान फिसल गई, नाम कुछ और निकल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्सी को लेकर, चाहे वो जेजेपी हो या बीजेपी हो, डाउट में क्यों है, संशय की स्थिति क्यों है। जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला का बयान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान कल सामने आया था। ये बयान जरा सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उनको कह दो कि शायद राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है, और उसके अंदर जिस तरह की बगावत शुरू हुई है, चाहे कपिल सिब्बल की बात हो चाहे और नेताओं की बात हो, हरियाणा के अंदर भी ज्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी रणदीप को ताकत दे के इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना था। ये वही लोग हैं जिनने आज से 1 साल पहले कहना शुरू किया था 3 महीने में, 90 दिन में, साल में सरकार गिर जाएगी। मजबूती खा चली है। बड़ौदा की जनता ने कोई गठबंधन को प्यार कम नहीं दिया। पिछली बार से भी लगभग 14,500 प्लस वोट दिए, और अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, लोगों का विश्वास। एक मैंडेट एडिशनल उनको भी मिला है, और उसके अंदर अगर 1 हफ्ते में इतना घमंड आ गया तो फिर हरियाणा की जनता घमंड उतारना भी जानती है। जी, जेपी दलाल कह रहे हैं कांग्रेस को इतराने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस को घमंड आ गया है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं? आज जेपी दलाल का स्टेटमेंट, कल दुष्यंत चौटाला का, और उससे एक दिन पीछे दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट। हर जगह जो रिकॉल वाली बात है वो कॉमन है। लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21 हजार बढ़ जाए। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40,000 के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60,000 से ऊपर चली गई, पहुंच गई। जी, चलिए पंचायत की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मिलवाते हैं आपको। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बालमुकुंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयल जी हमारे साथ इन्हीं लोग की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बालमुकुंद शर्मा जी, ये बीजेपी और जेजेपी दोनों ये कहने पर उतारू है कि रणदीप सुरजेवाला को पावर दे दिया जाएगा और वो रिकॉल कर लेंगे तमाम यहाँ के नेताओं को। ऐसा
क्या हो गया है, ऐसी सुगबुगाहट कहाँ मिल गई बीजेपी और जेजेपी को कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, दरअसल मैं समझता हूँ जिन लोगों ने बयान दिए हैं जी। पिछले 2-3 दिन में, हम्म। उनको राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, सूझबूझ की कमी है। हम्म। लोगों को संगठन के बारे में शायद कम जानकारी। जेपी दलाल जी मुख्यतः 1-2 बार पहले भी हमने उनके वक्तव्य सुने। राजनीतिक सूझबूझ के लोग इस तरीके की बात नहीं करते। संगठन में जिम्मेवारियां दी जाती हैं, किसी को किसी सतर पर, किसी को किसी सतर पर। कोई व्यक्ति अगर संगठन में काम कर रहा है तो वो दूसरे का हनन कर रहा है, ये विषय कहां से आएगा? इस विषय को अगर आप सारगर्भित रूप में देखेंगे तो ये मानसिकता की कमी है इन लोगों की, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रमित्र जी। जी देखिए, साकेत ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जेपी दलाल जी के वक्तव्य पे ये कहा कि राजनीतिक सूझबूझ की कमी, और वो ये भी कहते हैं कि साहब संगठन में जिम्मेवारियां दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, हर पार्टी अपने नेताओं को संगठन में जिम्मेवारी देती है और उन्हीं नेताओं को देती है जिनके ऊपर पार्टी संगठन का विश्वास होता है। जिम्मेदारी किसको नहीं दी जाती संगठन में? जिसके ऊपर पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व का विश्वास नहीं होता। अब मैं कांग्रेस की बात करूंगा, हालांकि संगठन की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चर्चा संगठन पे है इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। बाल मुकुंद जी से ये पूछिए कि क्या वजह है जब कांग्रेस अपना संगठन, हालांकि हरियाणा में तो संगठन नाम की चीज नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे जब कांग्रेस अपना संगठन की लिस्ट जारी करती है तो उसमें पिता पुत्र हुड्डा जी की को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? रणदीप सुरजेवाला का हमें वो बयान याद रखना चाहिए साकेत, जो जींद उपचुनाव के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया में दिया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अंदर इस बात की आपसी सिर फुटोवल थी कि हुड्डा साहब ने रणदीप जी को हरवाया, कांटा निकाला अपना। और रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था कि पार्टी के साथ जिसने धोखा किया है उसका सबक उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद हमें राहुल गांधी जी की ट्रैक्टर यात्रा को नहीं भूलना चाहिए, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कोशिश की राहुल गांधी जी के ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ने की, राहुल जी ने रोक के रणदीप सुरजेवाला को नीचे से ऊपर बुला के स्टीयरिंग पकड़वा दिया। उसके बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी को कांग्रेस का नेतृत्व एक जिम्मेदारी देता है, लेकिन हुड्डा पिता पुत्र को उस जिम्मेदारी से दरकिनार कर देता है। इसके बाद हमें कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है, जिसको हम लगातार देख रहे हैं, आप उसके ऊपर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस के अंदर अगर कोई नेता कमजोर कैटेगरी से आए, दलित समुदाय से आए, तो उसके ऊपर लाठी डंडे भी चलते हैं, आपकी सारी बात स्टेज से धक्का भी दिया जाता है। ये कांग्रेस की हम एक बार मान भी लें अत्रे जी, लेकिन बीजेपी को जरूरत क्या है? वो तो कांग्रेस का इंटरनल इशू है, कांग्रेस उससे निपटेगी। मैंने साकेत भाई, मैंने ना शुरुआत में ये बात कही थी कि मुझे संगठन, कांग्रेस के संगठन पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। बयान तो आपके मंत्री, क्योंकि आपने चर्चा बयान तो आपके मंत्री जी दे रहे हैं ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपके कमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की। बीजेपी को जरूरत क्या है कि वो कांग्रेस के इंटरनल मैटर में जाए? बीजेपी हार गई है, बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि वो किस वजह से हारी है बीजेपी। देखिए, बीजेपी क्यों इस बात पे जो जेपी दलाल जी का वक्तव्य आया, आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा की मैं तो, हालांकि मुझे जहां तक जानकारी है कि वो अमेरिका में पढ़ के आए हैं, एक पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो किस तरह से अनपढ़ व्यक्ति भी शायद ना दे। प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ की जनता है, लगभग 1 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। प्रदेश में सरकार बनती है उन 1 करोड़ 90 लाख वोटर की वोट से, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के अंदर 1,40,000 वोट डलते हैं, जिसके बिना पे दीपेंद्र हुड्डा बार बार एक बात कह रहे हैं कि साहब ये तो रिकॉल है, ये तो रिकॉल है। अगर दीपेंद्र हुड्डा 1,40,000 के मतदाताओं के मत को रिकॉल बताते हैं बनिस्बत इसके के प्रदेश की जनता जो है यहाँ पे 1 करोड़ 90 लाख मतदाता है, तो जेपी दलाल जी का बिल्कुल सही कहना है फिर तो कि इस हिसाब से तो जो हुड्डा परिवार संदीप गोयल जी का भी रुख कर लेता हूं, संदीप जी का भी रुख कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं भविष्य को तो वो तय करेगा। आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। संदीप गोयल जी, क्या आपको भी लगता है जिस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से किया जा रहा है, गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को पावर दे करके रिकॉल कर लिया जाएगा, आप इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक रखती है इस बात से?
देखिए साकेत जी, बड़ी हास्यास्पद है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की भविष्यवाणी करती है, और जी उनको चाहिए तो था, जो पार्टी बड़ौदा के चुनाव में आ रही है, जो सरकार में होते हुए एक साल के अंदर अंदर बुरी तरह आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि इस सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने लगभग 25% मतदाताओं को खोया है। दूसरी बात, दलाल साहब मंत्री जी समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात तो कही कि हमारे पिछली बार 37,000 आए थे, अब की बार हमारे 50,000 हैं। मतलब वो बीजेपी के ही वोट मानते, जेजेपी के तो वोट भी नहीं मानते। उनकी समझदारी का तो आप आईना यहाँ से देख सकते हैं कि वो अपने गठबंधन के आदमियों को भी कितनी तवज्जो देती हैं। बात आती है चिंतन करने की, इनको बीजेपी वालों को चिंतन तो इस बात का करना चाहिए था कि भाई आखिर किसान, युवा, छोटा दुकानदार, महिलाएं क्यों सरकार के इतने खिलाफ हो गई। अब ये चिंतन तो 4 साल की बात को लेकर खड़े हुए, आज जो मुद्दे हैं उनको लेकर जिनको चिंतन करना चाहिए था। इनकी तो राजनीतिक सोच भी नहीं है साकेत जी, ये केवल लोगों को गुमराह करते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये किसानों ने इन सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनादेश दिया था, उसको चिंतन करते हुए किसानों की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्री जी का विरोध ठीक है, विरोध दल की जनता ने किया, लेकिन इस प्रकार की भड़ास निकालना राजनीतिक तौर पर मैं तो उनका एक तुच्छ मानता हूं, उनका एक छोटा कदम मानता हूं। ठीक है, आऊंगा प्रवीण अत्रे जी, आपका रिएक्शन लूंगा। बालमुकुंद जी से पहले लेते हैं आपका काउंटर। जी बालमुकुंद जी। मैं माफी चाहते हुए, क्योंकि थोड़ा व्यक्तिगत बात करनी पड़ेगी मुझे प्रवीण अत्रे जी के बारे में, और ये मेरे अच्छे दोस्त भी। मैं प्रवीण अत्रे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रवीण अत्रे जी भाजपा में आने के बाद पैनलिस्ट बने, फिर प्रवक्ता बने, और अब मुख्य प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज तक पहुंचने वाले हैं। तो ये इनकी योग्यता पे है या किसी को पेट में दर्द करने के लिए है? मैं ये प्रवीण अत्रे जी से पूछना चाहता हूं, जिस तरीके आपने रणदीप सुरजेवाला के बारे में कहा, वो अपनी योग्यता के पैमाने पर आप हिंदुस्तान में वहां हैं, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप बीजेपी में आए, पैनलिस्ट बने, प्रवक्ता बने, मुख्य प्रवक्ता, अब मीडिया इंचार्ज बनने जा रहे हो, तो आपकी कोई योग्यता है, आपका कोई कमांड है, तो आप बन रहे हो। इससे अगर दूसरे लोग ये बीजेपी में, मैं कहूँ आज बीजेपी में कि प्रवीण अत्रे को गलत बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं मेरी राजनीति परिपक्वता है, सूझबूझ की कमी है। दूसरा, मैं उम्मीद करता हूं प्रवीण अत्रे जी से कि वो किसी बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता होना चाहिए, जब राहुल गांधी जी का दौरा था और हमारे जो सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा जी, वो कोरोना से ग्रसित थे पिछले 15 दिन से, वो कोरोना से उठ के आए थे और ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका, भाई रुक जाओ आप, और रणदीप जी चला लेंगे। इसमें क्या बुरी बात थी? व्यक्तिगत चीजों पर हमें नहीं जाना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। आपको रणदीप सुरजेवाला जी के ज्ञान के बारे में पता है, वो बुद्धिमान आदमी है, हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। हमें खुशी की बात, हमारे प्रदेश का एक नौजवान साथी आज हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति वो करता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, बीजेपी के साथियों से, कि अपना घर संभाले, अपना घर देखें। ये तो लोग हर जगह अपनी योग्यता के पैमाने पर पहुंचते हैं, इसमें कोई दखलंदाजी और दूसरी पार्टियों को एक दूसरे के अंदर ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। साकेत, मैं कुछ कहना चाहूंगा बालमुकुंद जी की बात पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने रणदीप सुरजेवाला की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने तो बालमुकुंद जी की बात के हिसाब से कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में जिम्मेवारी नहीं दे रही इनकी पार्टी, तो इसका मतलब पार्टी की नजर में वो योग्य नहीं है, मैंने इतना कहा था। दूसरी बात, मैं अगर दीपेंद्र हुड्डा उस वक्त कोरोना ग्रस्त थे, जब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे, तो दीपेंद्र साहब को अपने घर पे आराम करना चाहिए था, उनको क्वारंटाइन होना चाहिए था। वो उस ट्रैक्टर पे चढ़े हुए क्या कर रहे थे जिसपे राहुल गांधी बैठे थे? मेरा केवल इतना कहना है। दूसरी बात, देखिए, मैं एक और बात मैं कहूंगा, यहाँ पे संदीप गोयल को बड़ी हैरानी हुई इस बात पे कि साहब देखिए, बीजेपी भविष्यवाणी कर रही है कांग्रेस के बारे में। मैं संदीप जी को भी सलाह दूंगा कि आप बजाय इस बात पे हैरान होने के, आप इस बात पे हैरान होइए कि क्या वजह है लगातार आपको चुनाव में 2%, 3% वोट मिल रहे हैं। आप इस पे हैरान होइए पहले तो। दूसरा, आप कह रहे हैं कि साहब किसान नाराज था। संदीप जी एक छोटा सा मैथमेटिक्स जानने वाला व्यक्ति भी ये बात जानता है कि अगर किसी राजनीतिक दल को चुनाव के अंदर पहले से वोट बढ़ के मिले, तो ये इशारा होता है कि नाराजगी नहीं थी। और किसानों को तो जिस तरह से बरगलाने की कोशिश हुई थी कांग्रेस के द्वारा और आपके द्वारा, उसकी पोल तो उसी दिन खुल गई थी जिस दिन एमएसपी पे खरीद हुई थी, मंडियों में बाकायदा सुचारू रूप से काम हुआ था। क्योंकि आपने 2 मुद्दों पे उनको बरगलाने की कोशिश की, झूठ बोला था कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब ये दोनों काम नहीं हुए तो किसान आपके झूठ को पकड़ चुका था। इसी वजह से हमें पहले से बढ़ के वोट मिले हैं। अगर इस तरह की बात होती साकेत, आप भी ये बात मानेंगे, तो हमारे वोट बढ़ते नहीं, कम होते।
लेकिन हमारे वोट पहले से बड़े हैं, जो ये इशारा कर रहा है कि किसान नाराज नहीं था, किसान विपक्ष के झूठ को समझ चुका था। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे टिप्पणी करने का मतलब है अपना समय खराब करना। कांग्रेस के बारे में जरूर कहूंगा कि हम वैसे तो ये कहते हैं कि ठीक है, उनका अपना आंदोलनी मसला है, उनका संगठन का मसला है, लेकिन हमारी तकलीफ तब बढ़ जाती है जब एक दलित समाज से महिला प्रदेश अध्यक्ष बनती है, लेकिन उस महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि धक्के मार के स्टेज से उतार दिया जाता है। पहले तो वो महिला है, हमारे लिए पूजनीय है, दूसरा वो जिस समाज से आती है हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सम्मान ज्यादा दें, उसके बावजूद धक्के मारे जाते हैं, तब हमारी तकलीफ बढ़ती है। इसलिए हमें आवाज उठानी पड़ती है कि कांग्रेस कम से कम अपने अंदर झांके, इस तरह के वाकयात को रोके, महिलाओं को सम्मान दे। आप धक्के मार के स्टेज से गिरा देते हो। ठीक है, ठीक है। संदीप गोयल जी, एक आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। आपने शुरुआती अपने दौर में कहा कि बीजेपी को भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर अभय चौटाला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी जेजेपी को तोड़ देगी। ये भी तो भविष्यवाणी ही है ना सर? तो आप करें तो वो ठीक है, ये कुछ भी कह सकते हैं। आप करें तो वो ठीक है, बीजेपी ने कह दिया तो वो गलत कैसे हो गया सर? देखिए साकेत जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात में तो वो एक प्रामाणिकता थी जो धरती पर धरातल पर दिखाई दे रही है। नहीं। और ये तो उसी बड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रही है, जो पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो तो आज पूरा हरियाणा देख रहा है साकेत जी। प्रवीण जी चुप रहिए, प्रवीण जी एक मिनट चुप रहिए, मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको मैं काउंटर कर दूंगा। आप सुनने का मादा तो रखिए, आप बीच में बोलते रहते हैं। जरा वो प्रामाणिकता बता दीजिए जो धरातल पर दिखाई दे रही है, वो जरा जिक्र कर दीजिए। सुनिए, वो साफ दिखाई दे रहा है। एक तो जोगीराम सिंह जननायक जनता पार्टी के विधायक है, जिनको भाजपा ने एक चेयरमैन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसान हित की तरफ जाते हुए भाजपा के इस लोभ लालच की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा, रामकुमार गौतम जी का दुखड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जननायक जनता पार्टी का तो भविष्य जनता को साफ दिखाई दे रहा है साकेत जी। रही बात भारतीय जनता पार्टी के भाई ने, प्रवक्ता ने कहा कि हमारे तो वोट बढ़ के आए, ये कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ के आए, कौन सी कक्षा में पढ़ के आए हैं? जब गठबंधन के 70,000 वोट का दावा करते थे, आपके 50,000 वोट है, 70,000 आनी चाहिए, 30% का तो आपको डाउन हो गया। मिर्ची क्यों लग जाती है? जी चुप रहिए ना। अब मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना था, थोड़ा धैर्य भी रखिए। डिबेट को खराब करना मुझे भी आता है, डिबेट को खराब करना मुझे भी आता है प्रवीण जी। तो 30% साकेत जी के वोट प्रतिशत गठबंधन के गिरे। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी पे खरीद होगी। एमएसपी का तो आप देखिए, मूंगफली की कहां खरीद हो रही है, धान की कहां हो रही है, कपास की कहां हो रही है, बाजरे की कहां हो रही है। अगर मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, अगर एमएसपी से नीचे फसल अगर बिकती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप अपनी शब्दों पर रहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि मंडी खत्म नहीं होगी। अगर सेक्शन 6 फार्मर बिल्स का पढ़ा जाए तो एक स्पष्ट इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में मंडियां बंद होंगी। तो ये कौन सी मुखालफत में है, कौन सी झूठ का प्रचार करते हैं? किसान के हितों की चिंता करना शुरू कर दिए। प्रवीण अत्रे जी, आप लोगों का अगर भविष्य अच्छा रखना तो एक भविष्यवाणी मैं भी कर देता हूं। अगर आप भविष्यवाणी करते हो तो आपका भी आने वाले समय में सुपड़ा साफ है। आप हरियाणा के कहीं भी किसी भी कोने में जीत के नहीं आओगे। किसान, युवा, गरीब, दुकानदार, महिलाएं आपके खिलाफ एक तरफा खिलाफ वोट किया, जिसका आपको तुरंत 1 साल के अंदर अंदर प्रमाण विरोध हल्के की जनता ने दिया, जिसमें आपके नेताओं का विरोध हुआ, आपके जन प्रतिनिधियों का विरोध हुआ, आपकी बड़ी बड़ी लीडरशिप का विरोध जनता ने ठोक बजा के आपका किया। देखिए, तो मैं साकेत ऐसा है, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोध हुआ, हमारा विरोध हुआ तो बड़ौदा उपचुनाव में हम पहले से ज्यादा वोट लेके आ गए। जिनका सम्मान हुआ वो मात्र 3% पे रह गए। ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई? ये मैथमेटिक्स तो हमें भी समझना पड़ेगा। बालमुकुंद शर्मा जी के पास जो सम्मान हुआ तो जनता ने वोट क्यों नहीं दे दिया? रोक रहा हूँ आपको बालमुकुंद जी, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। 10 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख का जिक्र कर रहा हूँ, जो 3 दिन आपके बड़ौदा से चुने हुए विधायक, उनका स्टेटमेंट सामने आया इंदुराज जी का, और उन्होंने तीनों बार अपना नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बताया, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। आपको लगता है ये सही है या ये गुटबाजी की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन गुटबाजी इसको नहीं कह सकते। ये जो विधायक बन के आए हैं इंदुराज नरवाल, वो थोड़ा, उनको अभी शिक्षा दीक्षा की कमी है, अभी रीति नीति में उसको डालेंगे, उसको सिखाया जाएगा। नया लड़का है, जिला परिषद मेंबर है, पंचायत सत्र का राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है, विधानसभा में आया है, तो सारी चीजें उनके समक्ष रखेंगे। हमारे ट्रेनिंग कैंपों में आएगा,
बोलना सीखेगा, बात चलिए, रखना सीखेगा। ये और अच्छी बात देखिए, है। मैं ये समझता अच्छी हूँ, बात है बिल्कुल बालमुकुंद आपने जी कि ठीक कम से सवाल कम किया आपने मेरे से। एक्सेप्ट तो किया कि ये गलत बात है, क्योंकि आपसे पहले कल भी जो प्रवक्ता आए, परसों भी जो प्रवक्ता आए, उनसे भी ये सवाल मैंने किया था, तो वो तो कहते थे ऐसी कोई बात नहीं है। तो कम से कम आपने स्वीकार नहीं किया, नहीं ये अच्छी बात है, ये ये बिल्कुल बड़प्पन है गलत आपका। बात है। बालमुकुंद जी, एक चीज और और मैं जानना अगर चाहता अगर हूँ। इस तरीके वो दोबारा करेगा तो उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है, यही हम सुनना भी चाह रहे थे। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। बालमुकुंद शर्मा जी, 18 तारीख को जब शपथ उनको दिलवाई गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा वहां पर मौजूद थे। वहां पर पत्रकार ने पूछा कि आपके नेता कौन है, क्या आप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को ही आप अपना नेता मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे नेता हैं, वो मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, और दीपेंद्र हुड्डा मेरे नेता हैं, ये हरियाणा के भविष्य हैं, बस यही दोनों मेरे नेता हैं। क्या वहां पर दीपेंद्र हुड्डा को इंटरप्ट करके उनको नहीं कान में बोलना चाहिए था कि आप कुमारी शैलजा का भी नाम लीजिए? नहीं, देखिए, ये दो तरह की बातें, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है। देखिए, आपने कभी भी, इतने साल से आप कवर कर रहे हैं मीडिया में, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि बीजेपी समुद्र है। हाँ, कांग्रेस के बारे में पूरा एक व्याख्यान है कि कांग्रेस एक समुद्र है। तो इसमें बहुत कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता अपने इंटरेस्ट में, आप मेरी बात पूरी होने देना, अपने इंटरेस्ट में अलग अलग लोगों को नेता मानते हैं। उस विधायक ने चुनने के बाद 2-3 बार ऐसा कहा है, मैंने आपको बताया वो गलत है। लेकिन हमारी जो पार्टी अध्यक्ष है, हमारी जो सुप्रीमो है, हमारी जो नेता है, हमारी जो कप्तान है, वो कुमारी शैलजा जी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो विधायक महोदय को तो टिकट ही कुमारी शैलजा जी की वजह से मिली है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, मैंने अभी कहा कि वो जो चुन के आया विधायक वो नया है, केवल जिला परिषद में पंचायत सत्र की राजनीति करी है। अभी उनको ट्रेनिंग देंगे हम लोग, उनको सिखाएंगे, बताएंगे। हमारी जो अध्यक्ष आज माननीय कुमारी शैलजा जी है, ये तो खुशकिस्मती है हमारी। प्रवीण अत्रे जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से सम्मानजनक बात कही। वो 1991 से 2 बार केंद्रीय मंत्री रही, उसके बाद दो बार एमपी रही सिरसा से, मैडम काउंटर प्रवीण अत्रे जी का 2 लेते बार हैं एमपी रही अम्बाला से, प्रवीण अत्रे जी का राज्यसभा की काउंटर सदस्य थोड़ा रही, सा कम है, हमारी पार्टी के काउंटर अध्यक्ष है, हमारी बोस ऐसा है, है, वो यहाँ सबकी पे नेता कांग्रेस है। के प्रवक्ता ये कहते हैं कि विधायक इंदुराज जो नरवाल बन के जो आए है हैं, नया उनको मैं लड़का है, मुबारकबाद मानते दी हैं है पहली बार उनको, विधायक बना है, क्योंकि लेकिन मेरे कांग्रेस प्रवक्ता का होने के नाते कार्यकर्ता हमारी तो पुराना जिम्मेवारी भी है। है, हम ट्रेनिंग उनको देते हैं सब कार्यकर्ता लोगों के को, होने के उनको नाते भी ये तो बुलाएंगे पता होगा ट्रेनिंग कि भी। अध्यक्ष का सम्मान और किया वीर जाता है, अत्रे जी अध्यक्ष बीच आपका में नहीं नेता आपको होता बोलना है। चाहिए। अभी यहाँ देखिए, पे कांग्रेस डिबेट खड़ा प्रवक्ता हो, कह रहे थे कि कांग्रेस एक मेरे समुद्र समय के है। बीच में आप ना अगर बोले, कांग्रेस आप बाद समुद्र में है, बोलिए। बालमुकुंद जी रुक बालमुकुंद जी, एक जाइए, सेकंड, जरा सुन बालमुकुंद जी, एक लीजिए। सेकंड। आप तो रुक कांग्रेस जाइए, इस समुद्र आपको बीच को में नहीं मैं बोलना। ऋषि साकेत जी को दधीची रोको, की तरह मोदी साकेत जी जी को रोको आप। 2014 में साकेत एक जी, एक घूट सेकंड, में आप रुके पीछे साकेत जी, सुखा दिया। मैं कभी नहीं बीच में बोलता। समझिए आप बात को, साकेत जी को ये बीच में समुद्र रोको आप। सूख गया। जिस तरह से मैं आप- ऋषि दधीची ने एक घूट में आप समुद्र बीच में सुखा क्यों दिया बोल रहे था, हैं? मोदी जी ने 2014 में सुखा दिया था ये समुद्र। इसलिए समुद्र कहना तो दीजिए छोड़। अब फिर मैं आप आपकी बाद बात में पे आता प्रवीण जी हूँ, जो बाद आप में कहते बोल हैं कि लीजिए, आप इसको इतने सीनियर गुटबाजी नहीं प्रवक्ता कहते। हैं, आप बाद में बालमुकुंद बोल जी लीजिए ना। गुटबाजी क्या इसको आपको नहीं जो कहना कहते? आपको समय आपने देंगे साकेत यहाँ जी। पे एक व्यक्तिगत साकेत बात जी गलत करी। बात इनकी है। हालांकि ठीक है। मैं चाहता हूँ साकेत कि जी, मैं व्यक्तिगत बात ना साकेत जी करूँ, को लेकिन रोको। मुझे आप आपकी टीवी डिबेट में कहीं वो आप बात सबका याद बहुत है बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ भूपेंद्र पॉलिटिकल सिंह पंचायत में शरीक होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बयानों का सिलसिला जारी है और इन्हीं बयानातों को लेकर हम पंचायत भी लगाते हैं और उन पंचायत को देख करके आप समझ भी पाएंगे कि आखिर किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में उबाल है, बवाल है, और इन उबाल और बवाल को आप समझिए बेहतर तरीके से। हालांकि अभी कुछ समय का इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे चुनावी माहौल भी शुरू होने वाले हैं। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।